Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of December 2022. 29 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें आपके सपोर्ट की, तो कीप डूइंग दैट। आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं, कंटेंट को मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये। ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, उन्हीं में से आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू कोरल ब्लीचिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कोरल ब्लीचिंग से संबंधित हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एक्सट्रीमली लो टाइड इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड कोरल ब्लीचिंग। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल हैपन व्हेन कोरल एक्सपेल्स जूजैंथले एल्गी लिविंग इन इट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स हैज़ इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन्स फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एज वेल। ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एक एक करके अगर आपसे मैं पूछूं तो आप आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3 तीनों ही सही है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये था कि जो उसके अंदर जूजैंथले एल्गी रह रहा है वो अगर एक्सपेल हो जाए तो दैट इज़ कोरल ब्लीचिंग। तो सेकंड तो सही है। पहला बिल्कुल सही कि लो टाइड जब रहती है, द रीज़न ऑफ कोरल ब्लीचिंग, एक्सट्रीमली लो टाइड इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर दैट, है ना। एंड थर्ड इज ऑल्सो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा फूड सिस्टम ही इफेक्ट होगा अगर कोरल्स ब्लीच होंगे तो ऑब्वियस सी बात है दैट विल अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी एज वेल। तो ऑल दीज थ्री आर करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रिपल टेस्ट फार्मूला वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। आपको बताना है कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस आर, प्रोवाइडिंग ओबीसी रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस। सेकंड, क्रिएटिंग फार्मूला फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। थर्ड है, फ्रीजिंग कोरल रीफ्स। या डी है, एस्टैब्लिशिंग अ कमीशन फॉर काउंटरिंग इंक्रीजिंग नक्सलिज्म। तो आपको बताना है कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला इनमें से किससे एसोसिएटेड है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, प्रोवाइडिंग ओबीसी रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला में सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए इसमें उन्होंने कहा है कि फार्मूला रिक्वायर्स द स्टेट्स टू अपॉइंट अ कमीशन। कमीशन को पहले तो कमीशन ये स्टेट को पहले कमीशन अपॉइंट करनी पड़ेगी। फिर वो जो कमीशन रहेगी वो क्वान्टिफाइबल डेटा किसी कम्युनिटी के लिए कलेक्ट करेगी एंड रिजर्वेशन एलोकेट करेगी। ठीक है ना। बट वो रिजर्वेशन 50% ऑफ द टोटल रिजर्वेशन एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यही है ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। ठीक है ना। तीसरा सवाल है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कैन बी यूज टू क्योर। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन किसको क्योर करेगी। कल ही मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ाया था। ऑप्शंस आर, कोरोना वायरस, बी सर्वाइकल कैंसर, सी एड्स या डी मीजल्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी सर्वाइकल कैंसर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। ये थे आज के 3 सवाल। मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले पीआईबी न्यूज़ ऑन एआईआर की न्यूज़। पहली न्यूज़ है, द कंट्री हैज़ विटनेस्ड 18% रिडक्शन इन द ट्यूबरकुलोसिस केसेस दिस ईयर। इस साल 18% रिडक्शन देखने को मिला है ट्यूबरकुलोसिस में, यानी कि टीबी में। आप सबको पता है कि टीबी एक बैक्टीरिया के कारण होता है ना। एक बैक्टीरियल डिसीज़ है टीबी, एंड इट्स नॉट अ वायरल डिसीज, इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज़। एंड इसके अलावा हमको हमारी जो गवर्नमेंट है उसने टीबी को एंड करने के लिए जो डेडलाइन बना रखी है वो 2025 है, याद रखिएगा। द डेडलाइन फॉर एलिमिनेटिंग टीबी इन इंडिया इज 2025, और ये 5 साल पहले है दैन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि एसडीजी का टाइमलाइन 2030 तक का है और टीबी को एलिमिनेट करना हमने 2025 तक सोचा है। तो दैट इज़ 5 years बिफोर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंडिया में एक और चीज़ आपको बता दूं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इंडियन ऑयल, उसने एक पहले कॉरपोरेट के रूप में भागीदारी की है इन द स्टेट्स एफर्ट इन फाइंडिंग द एक्टिव केसेस। ठीक है ना। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन है स्टेट्स का, तो उसमें भागीदारी करने वाला जो पहला कॉरपोरेट है वो इंडियन ऑयल है। ठीक है ना। इंडियन ऑयल ने कहा है कि ठीक है, हम आपके साथ स्टेट्स के साथ मिलकर के एक्टिव केस फाइंडिंग करेंगे, एंड उसने पैसे भी इन्वेस्ट किए। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, टीबी बैक्टीरिया है, इट यूजुअली अटैक्स द लंग्स। ये यूजुअली लंग्स को अटैक करता है, लेकिन बट द टीबी बैक्टीरिया कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज किडनी, स्पाइन एंड ब्रेन ऑल्सो। तो यूजुअली लंग्स को अटैक करता है, लेकिन इट कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज किडनी, स्पाइन और ब्रेन। एंड एक और चीज़ है कि नॉट एवरीवन इन्फेक्टेड विद टीबी बैक्टीरिया बिकम सिक। हर व्यक्ति जिसको टीबी बैक्टीरिया इन्फेक्ट करे वो सिक नहीं होता है। इसलिए 2 टाइप के टीबी होते हैं, एक है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होता है जिसको LTBI बोलते हैं, एंड एक टीबी डिसीज़ होती है।
इट कैन बी फैटल एज वेल, तो ये भी आपको पता होगा। दैट दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने ECTA जो है वो कल से फोर्स में आएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ECTA। अब पहली बात तो ECTA क्या है, तो ये है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ECTA क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, कल से ये फोर्स में आएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि इंडिया के जो गुड्स हैं, इंडिया के गुड्स को प्रेफरेंशियल ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन गुड्स को ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिलेगा, प्रेफरेंशियल ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। और सेम हमको ऑस्ट्रेलियन गुड्स को करना पड़ेगा इंडिया के लिए भी, है ना। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स जो रहेगा दैट विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रेफरेंशियल ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे और बेनिफिट्स है, जैसे कि जॉब क्रिएशन होगा, यहाँ के लोगों को जॉब इजीली मिलेगा। इसके अलावा इंडिया ने भी प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया है ऑस्ट्रेलिया को इन दैट केस ऑल्सो, है ना। अब जॉब क्रिएशन तो एक बेनिफिट है, साथ ही साथ जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का, वो लगभग 45 to 50 बिलियन डॉलर जो है वो क्रॉस कर जाएगा इन द कमिंग 5 ईयर्स। अभी एग्जिस्टिंग 31 बिलियन डॉलर है, तो 31 बिलियन डॉलर से बढ़ करके 45 to 50 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं, थर्ड न्यूज़ जो है वो कसोवो के रिलेटेड। देखो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, न्यूज़ ऑन AIR में मैंने पढ़ी थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं डिटेल में। अभी कसोवो और सर्बिया के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कसोवो और सर्बिया के बीच का डिस्प्यूट। अब कसोवो जो है, जो जगह है वो एथनिकली अल्बेनियन टेरिटरी है। एथनिकली जो है वहाँ पे अल्बेनियन लोग रहते हैं। कसोवो इज़ मेनली एथनिक अल्बेनियन टेरिटरी। इसने सर्बिया से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था 2008 में। कसोवो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया इन 2008। द सर्बियन गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज कसोवोज स्टेटहुड एंड स्टिल कंसीडर्स इट अ पार्ट ऑफ सर्बिया। डिस्प्यूट का आपको सीड समझ में आ गया होगा, जो रूट है वो समझ में आ गया होगा। कसोवो एथनिकली अल्बेनियन टेरिटरी है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी सर्बिया से 2008 में। सर्बियन गवर्नमेंट जो है उसने रिफ्यूज़ कर दिया टू रिकॉग्नाइज कसोवो स्टेटहुड एंड इट स्टिल कंसीडर्स इट अ पार्ट ऑफ सर्बिया, ठीक है ना। इवन दो इट हैज़ नो फॉर्मल कंट्रोल देयर, कोई फॉर्मल कंट्रोल सर्बिया का नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं कसोवो तो हमारा पार्ट है। 100 कंट्रीज ऐसे जिन्होंने कसोवो के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया है, विच इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल। तो यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न कंट्रीज कसोवो के इंडिपेंडेंस को मानते हैं। रशिया, चाइना एंड 5 यूरोपियन यूनियन नेशंस हैव साइडेड विद सर्बिया। रशिया, चाइना और 5 यूरोपियन यूनियन के नेशंस ऐसे जिन्होंने सर्बिया के साथ साइड किया है, ठीक है ना। ये डेडलॉक काफ़ी पुराना है और यही डिस्प्यूट है जो कि चल रहा है। अब सर्बिया वही बार बार बीच में बोलता है कि अगर आप हमारे सर्ब पॉपुलेशन को परेशान करोगे, इसको करोगे, तो हम आप पे अटैक कर देंगे। दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग देयर, है ना। तो यहाँ पे अपन मैप देख लेते हैं एक बार कि क्या मैप है, कहाँ किसकी क्या लोकेशन है। कुछ जगहें आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे ये आपका सर्बिया वाला पोर्शन, दिस इज सर्बिया वाला पोर्शन एंड दिस इज कसोवो। कसोवो में आपको एक जगह दिख रहेगी, यहाँ प्रिस्टीना जगह दिख रही है, दिस इज प्रिस्टीना। प्रिस्टीना जरूर याद रखना, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है प्रिस्टीना। और यहाँ पे प्रेसेवो आपको जगह दिख रही होगी। देन यहाँ पे अल्बानिया दिख रहा है, दिस इज अल्बानिया। अल्बानिया बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे। ये मॉन्टेनीग्रो है, बॉर्डर शेयर करता है, दिस मॉन्टेनीग्रो शेयरिंग बॉर्डर विद कोसोवो। इसके अलावा नीचे आपको यह मैसेडोनिया दिख रहा होगा, मैसेडोनिया शेयरिंग बॉर्डर विद कोसोवो। यहाँ अल्बेनिया, मॉन्टेनीग्रो एंड ऊपर यहाँ पे सर्बिया आपको दिख रहा होगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। एंड ये कुछ जगह है जो मैंने आपको प्रिस्टीना जगह बताई है ना, तो दैट अगेन यू हैव टू रिमेंबर। अब इन न्यूज़ आइटम्स के बाद आगे बढ़ते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जो कि हमको डिस्कस करनी है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। मैप ऑफ द डे तो आपका आज कोसोवो और सर्बिया में ही हो गया। एक बार आप मैप और देख लीजिएगा, कुछ अगर और आपको फैक्ट लगते हैं कि यार ये अच्छे फैक्ट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सर एक चीज़ आप ये भूल गए, या ये कमेंट अच्छा है, या ये आपको एक चीज़ है। मैंने आपको मेनली सर्बिया और कोसोवो के बीच में जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट है वो बता दिया है, ताकि आपको बेसिकली पता रहे, है ना। तो आगे बढ़ते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में आते हैं नेपाल पॉलिटिक्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पे ऑथर ने देखो पूरा नेपाल पॉलिटिक्स के ऊपर बोला है, लेकिन अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओवरऑल नेपाल में चल क्या रहा है। तो नेपाल में जो ट्रांजिशन हुआ था वो मोनार्की से रिपब्लिक में हुआ था इन द ईयर 2008। कुछ फैक्ट्स लिख लीजिएगा। नेपाल में जो ट्रांजिशन हुआ था मोनार्की से एक रिपब्लिक में हुआ था 2008 में, ठीक है ना।
15 सालों के बीच में तीन एनसी प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं, 2 माओइस्ट प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं एंड 3 यूएमएल प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं। ये अलग अलग 3 पार्टीज़ हैं वहाँ पे जिनके प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 2013 में एक चीफ जस्टिस भी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिचुएशन है, पॉलिटिकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत इंस्टेबिलिटी है। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं पिछले 15-16 सालों में, ठीक है ना। अब ऐसे फ्लूइड इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा इशू रहता है वो होता है हॉर्स ट्रेडिंग का। हॉर्स ट्रेडिंग आप सबको पता है ना कि खरीद फरोख्त, जो एमपी एमएलए है, एमपीज हैं, उनकी खरीद फरोख्त होती रहती है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जंप करते रहते हैं। तो ये पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है नेपाल भी, ठीक है। नया कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? 2015 में आया था, याद रखिएगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में आया था और इलेक्शंस हुए तो 2017 में, ठीक है ना। उस समय जो प्रचंड थे, ही वॉज इन कोलिशन विद द गवर्नमेंट ऑफ एनसी, लेकिन जैसे ही 1 महीने पहले हुआ तो वो स्विच कर गए और यूएमएल के साथ चले गए। मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग है, कितनी जल्दी जल्दी स्विचिंग हो रही है जस्ट टू गेन पावर गेन करने के लिए कोई किसी का सगा नहीं है, हर 1 महीने में अपने एलिजियंसेस, अपनी जो पॉलिसीज है चेंज करते जा रहे हैं। 2022 का अगर हम इलेक्शन देखें तो 2008 में 2 नई पार्टीज़ आ गई थी, माओइस्ट और मधेसीज। उस समय उनका थोड़ा सा शेयर ज़्यादा था, जो वोट गेन था वो ज़्यादा था, लेकिन 2022 में आते आते तक ये मधेसीज और जो ये माओइस्ट हैं उनके शेयर्स घटते जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं, नए कुछ लीडर्स भी निकल के सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी वहाँ पर रिसेंटली एक न्यूज़ एडिटर जो थे वो आए हैं, उनकी पार्टी काफ़ी ज़्यादा आई है, आगे आई है। दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग अ लॉट, ठीक है ना। लेकिन ये जो है दिक्कत क्या हो रही है, वहाँ पे फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स हो रहे हैं, क्योंकि कोई अपने लीडर को सब वोट करना चाहते हैं, इस कारण से फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स हो जाता है एंड देयरफॉर फ्लोटर्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। दे हैव अ लॉट ऑफ फ्लोटर्स, मतलब कि ऐसे लोग जो अपनी एलिजेंसेस स्विच करते रहते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, ठीक है ना। अब इंडिया का क्या रोल रहना चाहिए? तो इंडिया का रोल ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की कंडीशन में लाना है, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक नेपाल मदद नहीं लेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे मदद करने जाएंगे तो वो इंटरफेरेंस लगेगा। लेकिन अगर नेपाल खुद देखता है कि इंडिया की मदद ली जा सकती है तो उसको कैसा करना चाहिए। हालांकि इंडिया ने काफ़ी फोकस किया है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे जयनगर बारडीबास रेलवे स्टार्ट किया था इंडिया ने, टेक्निकल सपोर्ट दिया था। 2019 में मोतिहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन इनॉग्रेट की गई थी। पावर जनरेशन नेपाल में बढ़ाया गया है, एग्रीमेंट किया गया है लगभग 364 मेगावाट का, जो कि साइन हुआ था रिसेंटली 2022 में ही, है ना, जून में। तो ये सारी चीज़ें हमने ज़रूर की है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये सपोर्ट्स के साथ साथ हम अगर उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। इंडिया मस्ट बिल्ड अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। अब ये आर्टिकल वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, दो चार, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपको ज़रूर बता दूं कि हालांकि पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर एक डिबेट चलता रहता है पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, तो क्या इंडिया सक्सेसफुल रहा है? तो यस, इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, क्योंकि पहले अगर हमारा 1950s में TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट आप देखते हैं, 1950s में जो TFR था वो था 5.9%, ठीक है ना। नाउ इट इज़ 2% के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। एंड जो TFR है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमको डिक्रीज़ देखने को मिला है, TFR में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला है। एंड TFR जब डिक्रीज़ होगा ऑब्वियसली बात है आपका फर्टिलिटी रेट अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल शुरू हो चुका है, इसका मतलब है। ऑथर ने कहा है कि देखो आपको एक बैलेंस बना करके रखना है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल आपको पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना है। एक चीज़ ये ज़रूर याद रखना, ऑथर ने कहा कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुल आपको पॉपुलेशन कंट्रोल इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप फोर्सफुल पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे तो उससे दिक्कत क्या होगी, उससे आपकी एजिंग पॉपुलेशन होने लगेगी। आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, योर पॉपुलेशन विल स्टार्ट एजिंग अलॉट, अगर आप फोर्सफुल पॉपुलेशन करते हो तो। और पॉपुलेशन पिरामिड आपको पता होगा कि पॉपुलेशन पिरामिड होता है, उसका शेप है देखो ऐसा होना चाहिए लगभग, मतलब ज़्यादा लोग बेस पे होने चाहिए, मतलब कि ज़्यादा लोग कम चाइल्ड एज ग्रुप में होने चाहिए, और मतलब ज़्यादा लोग और कम लोग यहाँ होने चाहिए। ये आपकी पॉपुलेशन कैसी रहती है, ये आपकी पॉपुलेशन रहती है बेसिकली कहना चाहिए जिसमें कि आपकी यूथफुल पॉपुलेशन है। लेकिन अगर बच्चे कम हो जाएंगे और बुजुर्ग ज़्यादा रहेंगे तो कुछ इस तरीके के पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया ना। तो दैट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन विच वी आर अवॉइडिंग। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसलिए बैलेंस बनाने की बात ऑथर ने की है। आगे बढ़ते हैं, अ फेल्ड अटेम्प्ट एट डीक्रिमिनलाइजेशन।
अब ये जो आर्टिकल है ये है जन विश्वास बिल के रिगार्डिंग। अब अभी जन विश्वास बिल टेबल किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में, एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इज इट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देखें लास्ट वीक यूनियन गवर्नमेंट ने टेबल किया था जन विश्वास बिल 2022। अब ये जो बिल है इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव है डीक्रिमिनलाइजिंग 183 ऑफेंसेस अक्रॉस 42 लेजिस्लेशंस। 42 डिफरेंट लेजिस्लेशंस में लगभग 183 ऐसे ऑफेंस है जिनको डीक्रिमिनलाइज करने का गवर्नमेंट ने ट्राई किया है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है दिक्कत है ओवर क्रिमिनलाइजेशन। इंडिया में जितने लेजिस्लेशंस हैं या लॉज हैं उनमें ओवर क्रिमिनलाइजेशन में बहुत सारे छोटे छोटी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे फाइन या पेनल्टी से काम चल सकता था, लेकिन वहाँ पे भी क्रिमिनलाइजेशन या जेल टर्म ऐड किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ओवर क्रिमिनलाइजेशन की सिचुएशन है। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ ओवर क्रिमिनलाइजेशन जो कि इंडिया में है। नेशनल आप एनसीआरबी का डेटा अगर पढ़ें तो लगभग हमारे प्रिजन्स में 5.54 लाख प्रिजनर्स हैं, 5.54 लाख प्रिजनर्स हैं ओवर द कैपेसिटी ऑफ 4.25। जहाँ 4.25 लाख की कैपेसिटी ही है वहाँ पे हमने 5.5 लाख से ज़्यादा प्रिजनर्स भर रखे हैं, ठीक है ना। अब जन विश्वास बिल क्या करता है, इट आइदर ओमिट्स द पीनल प्रोविजंस और रिप्लेसेस देम विद फाइन्स इन लेजिस्लेशन सच एज एयर एक्ट, Environment Protection Act, Forest Act, Drugs Act, Cosmetics Act, Cinematographers Act, Patent Act, Trade Markets Act, एंड दीज आर द डिफरेंस लॉज जहाँ पर उन्होंने ऐसा किया है, कोशिश करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब आप सबको पता होगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम ये ला रहे हैं। द बिल अंडरटेक्स व्हाट वी में रेफर टू क्वासी डीक्रिमिनलाइजेशन। तो एक तरीके से बिल क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्वासी डीक्रिमिनलाइजेशन, मतलब पूरी तरीके से डीक्रिमिनलाइजेशन नहीं लेकिन क्वासी डीक्रिमिनल, मतलब कि जहाँ पे जेल टर्म है वहाँ से हम उनको उसमें हमने फाइन या वो उसमें कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस। इसने बोला कि लगभग 26,134 से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेज हैं हमारे यहाँ 843 इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस में। 843 इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस है जिसमें 26,000 से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट के क्लॉज हैं। अब ऐसे क्लॉजेज ऐसे रूल्स के चलते देखो क्या है कि बहुत ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो पाता, क्योंकि इन्वेस्टर्स और ये सब भी घबराए रहते हैं कि भैया भाई आपके यहाँ तो हर छोटी छोटी चीज़ में जेल भेज दिया जाता है। तो इस फ्रेमवर्क को सही करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एंड द रेगुलेटरी offenses to be considered for decriminalization needs to be prioritized not only from the point of view of ease of doing business but also from the point of view of the ills that plague our criminal justice system itself। अब एक ये भी चीज़ है कि डीक्रिमिनलाइजेशन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बल्कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरा का पूरा इतनी पेंडेंसी और ये सब क्यों झेल रहा है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में भी क्रिमिनल जस्टिस और ये सब की डिमांड होने लगती है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ हैपनिंग। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी एक प्रपोजल आया है पार्लियामेंट्री कमेटी का कि एक सिंगल स्टिक जो होती है सिगरेट की उसको सेल का जो है बंद कर देना चाहिए। तो सेल ऑफ सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट जो है उसको बैन करने का रिकमेंडेशन आया है। अब दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि जो टैक्सेस हैं टोबैको प्रोडक्ट्स पे उसको भी बढ़ाना चाहिए। अब क्यों आया है ऐसा, इसका सिंपल सा ये है कि अभी आपको पता है इंडिया की एक नेशनल हेल्थ जो पॉलिसी है 2017 में आई थी, उसका कहना है कि जो करंट टोबैको यूज़ है उसको 30% तक रिड्यूस करना है बाय 2025। 2025 तक 30% तक रिड्यूस करना है तो करंट टोबैको यूजेस को, ठीक है ना। इसके अलावा इट ऑल्सो रिकमेंड्स द गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट द सेल ऑफ सिंगल स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स एंड सजेस्टेड दैट एबॉलिशन ऑफ ऑल डिजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज इन एयरपोर्ट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब भी। तो इन्होंने दो रिकमेंडेशन दिए, एक तो ये कि सेल ऑफ सिंगल स्टिक्स ऑफ सिगरेट जो है वो प्रोहिबिट हो जाए एंड एबोलिशन ऑफ ऑल द डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज इन एयरपोर्ट्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है। इसके अलावा ये सब क्यों है, ऑब्वियसली बात है इसके यूज़ को कम करने के लिए, क्योंकि ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है कंट्री में। इसके अलावा कमेटी ने ये भी कहा है कि गुटखा, पान मसाला, इनके ऊपर भी धीरे धीरे बैन लगाना शुरू करना चाहिए एंड इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगाना चाहिए, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि क्यों ऐसा बैन कह रहे हैं वो लोग सिंगल स्टिक सिगरेट पे, क्योंकि देखो सिगरेट स्टिक ज़्यादा इकोनॉमिकल है खरीदने के लिए, प्लस जो फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहता है वो सिंगल स्टिक ही खरीदेगा। तो इसके जगह अगर आपको पैक खरीदना पड़ेगा तो फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंटर बेसिस पे है हो सकता है वो ना खरीदे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, है ना। सेम गोज विद दैट ऑल्सो कि अगर महंगा रहेगा तो हो सकता है लोग इसको अवॉइड करें खरीदना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, दीज आर द रीजंस व्हाई इट इज हैपनिंग। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आगे बढ़ते हैं।
ट्रिपल टेस्ट रूल फॉर ओबीसी कोटा इन पोल्स, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, लेकिन फिर से देख लो। ट्रिपल टेस्ट रिक्वायर्स स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ डेडिकेटेड कमीशन फॉर कंटेम्परस रिगरस एम्पिरिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द बैकवर्डनेस। मतलब बैकवर्डनेस का नेचर पता करने के लिए पहले तो एक कमीशन बनाई जाए, फिर वो कमीशन क्या करेगी, इट विल स्पेसिफाई द रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड। मतलब ये पहले पॉपुलेशन आपकी देख करके आपको रिजर्वेशन अलॉट करेगी, है ना, रिकमेंड करेगी। एंड तीसरा ये है कि जो रिजर्वेशन है SC ST OBC सब मिला करके इट शुड नॉट एक्सीड द 50% ऑफ द नंबर ऑफ टोटल सीट्स। तो ये भी एक 3 चीज़ें रहेंगी। तो ये दिस इज द ट्रिपल टेस्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एकलव्य टीचर्स टू रिसीव ट्रेनिंग इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, उन्होंने कहा है कि 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा फॉर टीचर्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल किसके लिए है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पे उनके जो टीचर्स हैं उनको 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये दिया जाएगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड दिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS, याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट जो नेस्ट्स है, ये एडमिनिस्टर करती है सारे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को। याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है वो मॉनिटर करती है सारे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को। और उसने ये कहा है कि जो ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इसको किया जाएगा। अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है अमेजॉन इंडिया का, इन कोलैबोरेशन विद नॉन प्रॉफिट लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ अमेजॉन इंडिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नॉर्म्स टू रैंक सिटीज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल गवर्नेंस लॉन्च्ड। यूनियन गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को लॉन्च किया है गाइडलाइंस फॉर न्यू फाइनेंस बेस्ड रैंकिंग ऑफ सिटीज़। अब फाइनेंस बेस्ड रैंकिंग ऑफ सिटीज़ के लिए नॉर्म्स जो है यूनियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि हम इवेल्युएट करेंगे अर्बन यूनिट्स को ऑन 15 पैरामीटर्स, 15 पैरामीटर्स पे अर्बन यूनिट्स को रैंक किया जाएगा, सिटीज़ को रैंक किया जाएगा। अब वो 15 पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर्स हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसा है उन जगहों का, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब जितना एक्सपेंडिचर किया उसका रिजल्ट कितना निकला, फिस्कल गवर्नेंस कैसा है आपका। और एक सेपरेट रैंक जो रहेगी, रैंकिंग रहेगी, वो इवेल्युएट करेगी सिटीज़ को ऑन ब्यूटिफिकेशन एज वेल। एंड ये रैंकिंग क्या करेंगे, बेसिकली मोटिवेट करेंगे सिटीज़ को एंड स्टेट ऑफिशियल्स को टू इम्प्लीमेंट द म्यूनिसिपल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। FDI चेजिंग द सर्विसेज सेक्टर डिस्पाइट मैन्युफैक्चरिंग पुश। तो यहाँ पे इकोनॉमी में एक जो न्यूज़ है कि सेंटर का पुश तो मैन्युफैक्चरिंग या मेक इन इंडिया की तरफ है, लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर किस में आ रहा है, वो सर्विसेज सेक्टर की तरफ आ रहा है। दैट इज कमिंग टू द सर्विसेज सेक्टर। FDI इन मैन्युफैक्चरिंग ग्रू स्लोअर एज कम्पेयर टू द सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर के अंदर बात करें तो ट्रेडिंग, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, IT बिजनेस, आउटसोर्सिंग एंड होटल टूरिज्म, ये दीज आर द फेवरेट्स। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिड वेल, एंड इस सेक्टर में भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बाद एटलीस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.